अनुभूत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी एनडीए की नई राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के बारे में। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति चुनाव की योग्यता, राष्ट्रपति चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है। आइए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। और राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, इससे भी कई बार सवाल आता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। संविधान का अनुच्छेद 62 ये कहता है कि किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 1977 में जब संजीव रेड्डी 25 जुलाई को राष्ट्रपति बनाए गए थे, तभी से यह परंपरा रही कि हर 5 साल में नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही अपने पद को ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति, जो कि देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और देश का प्रथम नागरिक होता है। यहाँ से भी अक्सर सवाल पूछा जाता है, देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो उसका आंसर है राष्ट्रपति। ये देश के प्रथम नागरिक होने के साथ साथ देश की कार्यपालिका के अध्यक्ष भी होते हैं। राष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधा नहीं चुना जाता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं में यहाँ विधान परिषद को शामिल नहीं किया जाता। ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे सिर्फ विधानसभाओं को शामिल किया जाता है। वहां के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ से भी अक्सर सवाल पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। किस आर्टिकल के अनुसार? ये अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेना नायक, तो वो भी राष्ट्रपति ही होते हैं। आइए राष्ट्रपति से जुड़े कुछ फैक्ट्स देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को। राष्ट्रपति के किसी भी विवाद के संबंध में निर्णय सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ले सकते हैं। प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं तथा इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति रही। यहाँ से भी अक्सर सवाल पूछा जाता है, पहली महिला राष्ट्रपति वो प्रतिभा पाटिल रही है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, आइए देखते हैं। भारत का कोई नागरिक जिसकी उम्र 35 साल या अधिक हो, वह पद का उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? कि उन्हें भारत का नागरिक होना जरूरी है, उनकी उम्र 35 साल या उससे ज्यादा हो सकती है, या उन्हें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। अब तक भारत के 15 राष्ट्रपति रह चुके हैं और अब 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव 18 जुलाई को किए जाने हैं। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होगा। 25 जुलाई को देश के 16वें राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेंगे। भारत में राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल चुनता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो निर्वाचक मंडल होता है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। इस इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के विधायक शामिल होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है? तो इनका प्रतिनिधित्व अनुपातिक आधार पर होता है। सदस्यों का सिंगल वोट ट्रांसफर होता है, लेकिन सदस्य की दूसरी पसंद की भी गिनती की जाती है। राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं में चुनकर आए सदस्य
और लोकसभा व राज्यसभा में चुनकर आए सदस्य वोट करते हैं। हालांकि अपनी संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति जिन सदस्यों को सांसद के तौर पर नॉमिनेट करते हैं या मनोनीत करते हैं, उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में मताधिकार नहीं होता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, किन सदस्यों को मताधिकार नहीं होता है, वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। तो जिन सदस्यों को राष्ट्रपति सांसद के तौर पर मनोनीत करते हैं या नॉमिनेट करते हैं, उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि विधानसभा के सदस्यों को तो वोट डालने का अधिकार होता है, पर विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ वही प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं जिन्हें जनता चुनकर विधानसभा या लोकसभा में भेजती है। हालांकि इसका अपवाद यह है कि राज्यसभा सदस्य का चुनाव जनता सीधे नहीं करती, लेकिन फिर भी उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति को परोक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के लिए एक खास तरह की वोटिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें वोटर का एक ही वोट गिना जाता है, लेकिन वह कई अन्य उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के क्रम में चुनता है। यानी जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने बैलेट पेपर में अपनी पहली, दूसरी, तीसरी पसंद का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में हर वोटर के वोटों का वेटेज एक जैसा नहीं होता, बल्कि विधायकों और सांसदों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। यही नहीं, अलग अलग राज्यों के विधायकों के वोटों को वेटेज भी अलग अलग होती है। वेटेज का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के जरिए यह वेटेज तय किया जाता है। विधायकों के मतों का वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। इसमें राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या की भी अहमियत होती है। वेटेज तय करने के लिए राज्य की जनसंख्या को चुने गए विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है और इस तरह जो भी अंक निकलता है उसे 1000 से भाग दिया जाता है। इस तरह से जो अंक हासिल होता है वही उस राज्य के प्रत्येक विधायक के वोट का वेटेज होता है और इस दौरान अगर शेष 500 से ज्यादा रहता है तो वेटेज में एक अंक की बढ़ोतरी की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधायक के वोट की कीमत बराबर राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन विधायकों की संख्या मल्टीप्लाई बाय 1000। और ऐसे ही सांसद के वोट की कीमत क्या होती है? विधायकों के वोटों की कुल कीमत अपॉन दोनों सदनों के सांसदों की कुल संख्या, दोनों सदनों की सांसदों की कुल संख्या को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और अगर इसमें रिमेनिंग 500 रहता है, 500 से ज्यादा रहता है, तो जो वेटेज होता है उसमें एक अंक की बढ़ोतरी की जाती है। सांसदों के मतों के वेटेज को जानने के लिए सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के वोटों को वेटेज को जोड़ा जाता है। जो भी विधानसभा, जितने भी राज्यों की विधानसभा के चुने गए सदस्य होते हैं, उन सभी के वोटों के वेटेज को एक साथ जोड़ा जाता है और फिर सामूहिक वेटेज को लोकसभा के चुने हुए सांसदों और राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं। इस तरह से जो अंक मिलता है वही प्रत्येक सांसद के वोट का वेटेज होता है और इस तरह भाग देने पर अगर शेष 0.5 से ज्यादा निकलता है तो वेटेज में एक अंक की बढ़ोतरी की जाती है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा मत पाने वाले विजयी नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव में वही उम्मीदवार विजयी घोषित होते हैं जिसे मतदाताओं यानी सांसदों व विधायकों के वोटों के कुल वेटेज के आधे से ज्यादा हिस्सा मिलता है। समझने की बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिलने चाहिए। अगर हम देखें तो मौजूदा दौर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सभी सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज
10,86,431 है और आगामी राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को जीत हासिल करने के लिए 5,43,216 वोटों की जरूरत होगी। जिस प्रत्याशी को सबसे पहले इतने वोट मिलेंगे वही प्रत्याशी देश का अगला महामहिम चुना जाएगा। यह भी बात जान ले कि अगर एक बार की गई गिनती में कोई प्रत्याशी स्पष्ट तौर पर जीत हासिल नहीं करता है तो पहली गिनती में सबसे कम वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को रेस से बाहर कर दिया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंसेस होती है चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3। तो इस हिसाब से अगर पहली गिनती में सबसे कम वोट हासिल होते हैं तो उस उम्मीदवार को रेस से बाहर कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उस उम्मीदवार को पहली पसंद चुनने वाले वोटरों की दूसरी पसंद की गिनती होती है और उन्हें दूसरी पसंद के उम्मीदवार के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर ऐसा करने पर कोई उम्मीदवार जीत के आंकड़े तक पहुंच जाता है तो ठीक है, अन्यथा दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को भी बाहर का रास्ता दिखाकर एक बार फिर उसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। इस तरह वोटर का सिंगल वोट ही ट्रांसफर होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।